नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके मित्र देव प्रकाश पांडे लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के हाजिर हैं। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में आपको हिंदी भाषा पर चर्चा की थी, जो आप वीडियो देख रहे होंगे। आज मित्रों मैं आपको हिंदी व्याकरण की पृष्ठभूमि पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्याकरण हिंदी भाषा की वह रचना है जो हिंदी भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया को शुद्ध करती है। मित्रों, व्याकरण 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पी धन आ धन करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। हिंदी भाषा के शुद्ध रूप बताने वाले शास्त्र को ही व्याकरण शास्त्र कहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भाषा को बोलने व सीखने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रत्येक छात्र और छात्रा के पास योग्य और उचित हिंदी व्याकरण का कौशल होना चाहिए, ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं के समक्ष दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सके और दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं और इच्छाओं को सही तरीके से समझ सके। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा का जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकल्प। यह उक्ति व्यक्ति प्रकल्प जो ग्रंथ है थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन चूंकि व्याकरण का ग्रंथ है इसलिए यह कठिनाई स्वाभाविक है। मित्रों, इस ग्रंथ के जो रचनाकार थे उनका नाम था दामोदर पंडित, और दामोदर पंडित बनारस के हुआ करते थे। मित्रों, यह जो ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकल्प है यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। मित्रों, इसी समय से हिंदी भाषा का क्रमिक विकास भी प्रारंभ होता है। और मैं आपको बताऊं कि यह जो ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकल्प, इसमें मित्रों जो हिंदी के अवधी भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं उनको संस्कृत भाषा सिखाने का एक मैनुअल भी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस ग्रंथ की बात, इसलिए आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जो इस समय की प्रमुख रचनाएं हैं उन पर थोड़ा चर्चा होना जरूरी है। पंडित राम जसन का एक ग्रंथ है जो हिंदी व्याकरण पर है, जिसे भाषा तत्व बोधनी कहते हैं, और इसी समय पंडित श्री लाल का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसका नाम भाषा चंद्रोदय है। और मित्रों, यह ग्रंथ 1869 में प्रकाशित हुआ। आपने एक नवीन राय बाबू का नाम सुना होगा। बाबू नवीन राय जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम नवीन चंद्रोदय है, और यह भी 1869 में ही लिखा गया। मित्रों, आपको बताऊं एक और महत्वपूर्ण नाम है हरि गोपाल पाध्ये। हरि गोपाल पाध्ये ने लिखा भाषा तत्व दीपिका। आपको बताऊं मित्रों कि जो हरि गोपाल पाध्ये थे ये महाराष्ट्र के थे, और जो इनका ग्रंथ है भाषा तत्व की दीपिका, इसमें मराठीपन थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। और एक बाहरी विद्वान हुए जिनका नाम पादरी डब्ल्यू एथारिंगटन है। पादरी डब्ल्यू एथारिंगटन भाषा भास्कर के नाम से इनका भी एक ग्रंथ 1873 में प्रकाशित हुआ, और यह भी बनारस से ही प्रकाशित हुआ। मित्रों, और मित्रों मैं आपको बताऊं कि जो हमारी अवधी भाषा है इसका जो प्राचीन नाम है वो कोसली है। कोसली को ही जो है वो अवधी कहते हैं, और इसे एक और भी नाम दिया जाता है, इसे पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। मित्रों, यह बात तो अभी जो हमारे प्रथम रचनाकार हैं व्याकरण ग्रंथ के उक्ति व्यक्ति प्रकल्प के पंडित दामोदर जी के आसपास की ये रचनाएं हैं, लेकिन एक नाम हिंदी व्याकरण की जो पृष्ठभूमि है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें हिंदी के पाणिनि के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के रचनाकार आचार्य पाणिनि को माना जाता है, तो जो हिंदी व्याकरण के पाणिनि जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें उपाधि दी गई है हिंदी व्याकरण के पाणिनि की, उनका नाम है मित्रों आचार्य किशोरीदास बाजपेयी जी। आचार्य किशोरीदास बाजपेयी जी बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, और इनकी कुछ रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध थी जिन्हें आपके मस्तिष्क में नोट होना चाहिए। अमृत में विष, तरंगिणी और ब्रज भाषा का व्याकरण, यह इनकी प्रमुख रचना थी, जिससे जो है व्याकरण के विकास को दिखाई पड़ता है। उसमें जो इनकी जो बातें हैं, जो इनके तथ्य हैं, उसमें उनके माध्यम से हिंदी भाषा का व्याकरण विकसित होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, मिर्जा खान इब्न फखरुद्दीन मोहम्मद एक नाम है, बड़ा लंबा नाम है, आप कहेंगे एक बार फिर से सुने। मिर्जा खान इब्न फखरुद्दीन मोहम्मद,
इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तुहफतुल हिंद। तुहफतुल हिंद जो है वो हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त करता है। और मित्रों, यह जो ग्रंथ है ये मात्र 16 पृष्ठ का है। इसकी एक खासियत है, आप कहेंगे कि 16 पृष्ठ का ग्रंथ भी कैसा ग्रंथ है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ग्रंथ कितने पृष्ठ का है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि ग्रंथ में लिखा क्या है और ग्रंथ का विषय क्या है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि 1898 में एक और विद्वान का नाम हिंदी व्याकरण की पृष्ठभूमि में आता है, योन योस्वा कैटलार। योन योस्वा कैटलार ये डच विद्वान थे और डच की ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क हुआ करते थे। लेकिन ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और धीरे धीरे इन्होंने क्लर्क से राजदूत तक अपनी प्रगति किया। ये इनकी राजनैतिक और व्यक्तिगत प्रगति थी। लेकिन हिंदी साहित्य में मित्रों इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वह हिंदी के व्याकरण को बहुत आगे बढ़ाता है। 1744 ईस्वी में ग्रामाटिका हिंदुस्तानिका एक ग्रंथ लिखा गया। फिर से नाम सुने, 1744 में एक ग्रंथ लिखा गया ग्रामाटिका हिंदुस्तानिका। यह लैटिन भाषा में है, इसीलिए इसका इस प्रकार से नाम है। लेकिन इसका जो हिंदुस्तानी अर्थ है, जो हिंदी अर्थ है, वह है हिंदुस्तानी व्याकरण। ग्रामाटिका हिंदुस्तानिका का जो अर्थ है वह है हिंदुस्तानी व्याकरण। और मित्रों, इसमें देवनागरी लिपि की व्याख्या की गई है। तो मित्रों, अभी इसके आगे की अगर हम बात करें तो हम हिंदी व्याकरण के भेद पर चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, भेद पर चर्चा करने के पहले मैं आपको बताऊं कि यह अभी तक की जो हिंदी व्याकरण की पृष्ठभूमि की पुस्तकें रही हैं, इनके जो रचनाकार रहे हैं, इसे आप जरूर पढ़ लें और इसे आप नोट कर लें, इनका एक नोट्स बना लें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पृष्ठभूमि से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लर्निंग विद देव को जिन मित्रों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे पुनः यह आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र उसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।